हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। और आज हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 0। हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर 0। तो हमने चैप्टर 0 पहले भी पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा। उसी का चैप्टर 0 का एक पार्ट है जो हमारा रह गया था, जिसको बोलते हैं वेक्टर्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। तो आज हम करते हैं स्टार्ट वेक्टर्स। तो स्टार्टिंग में हम देंगे उसकी इंट्रोडक्शन कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो जर्नी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी डायरेक्शन होती है और जो वेक्टर लॉस को फॉलो करती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनको वेक्टर्स बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सर सारी बातें ठीक है, बट ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ठीक है, तो हम अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? बोलता फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? बोलता एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मैं मेजर कर सकूं, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मैं नाप सकूं, ठीक है, एंड विच एक्सप्लेन्स लॉज ऑफ फिजिक्स। वो क्वांटिटीज, दुनिया में वो चीजें जो जिनको हम मेजर कर सकूं, नाप सकूं और जिनकी हेल्प से फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकूं, वो जो क्वांटिटीज होती हैं, वो जो चीजें होती हैं, उन चीजों को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो कुछ फिजिकल, अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? अब फिजिकल क्वांटिटीज आपस में तीन टाइप की होती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए ब्रॉड रेंज में फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप्स की होती हैं। जो वो क्वांटिटी जिनको मैं मेजर कर सकता हूँ, जिनको नाप सकता हूँ, वो तीन किस्म की होती हैं। एक होती है रेशियो फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है स्केलर्स और एक होती है वेक्टर्स। ठीक है, ये मैंने सब अपने चैप्टर में बता दिया। ये जब यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने बता दिया था। ठीक है, और इसमें से इन फिजिकल क्वांटिटीज में से जो हमारी वेक्टर्स है वो हमने क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वेक्टर्स कौन होते हैं? वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड होता है, मीन जिनका साइज होता है, जिनकी डायरेक्शन होती है और जो क्या करती है, वेक्टर लॉस को फॉलो करती है। वो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको बोला जाता है क्या? वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के लिए होने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। कोई भी चीज वेक्टर कब होगी? जब उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसकी अपनी डायरेक्शन होगी, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब वो फॉलो करेगी किसको? वेक्टर्स के लॉस को। किसको? वेक्टर्स के लॉस को। और वेक्टर्स के कितने लॉज हैं? टोटल 3 लॉस हैं। जब उन तीनों लॉ को फॉलो करेगी वो फिजिकल क्वांटिटी, तो अब कहलाएगी क्या? वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर की एग्जांपल क्या है आपको याद रखनी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक एग्जांपल है वेक्टर की। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर की एग्जांपल है। अगर ये इसकी एग्जांपल है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगी डायरेक्शन। और जब डिस्प्लेसमेंट, दो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट जब लेंगे, जब उनको हम ऐड करेंगे, तो किसको फॉलो करना जी? कैसे ऐड होंगे? वेक्टर लॉस के अकॉर्डिंग ऐड होंगे। तो वेक्टर लॉस के अकॉर्डिंग ऐड होंगे। इसी तरह वेलोसिटी होता है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर होती है, मोमेंटम भी वेक्टर होती है, फोर्स भी वेक्टर होती है। इसी तरह इंपल्स है, इंपल्स। ठीक है, इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, फोर्स इनटू टाइम। जो इंपल्स होता है, इंपल्स होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब किसी चीज पे फोर्स लगे, लगने के बाद जब उसका इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं इंपल्स। ठीक है, जैसे हम कैच करते हैं बॉल को, तो जो बॉल जब हिट करती है हमारे हाथ को, तो वो एक फोर्स लगाती है, लेकिन थोड़ी सी जलन होती है हमें थोड़े टाइम के बाद। तो वो जो वो इफेक्ट है होगा, वो क्या हुआ? इफेक्ट। जितनी कितनी जलन होगी वो हमें बताएगी उसमें कि इंपल्स कितनी थी जब बॉल हमारे हाथ पे स्ट्राइक करा। ठीक है, तो इंपल्स हो गया। वेट, जो वेट है ये भी क्या है? एक वेक्टर है। अगर वेट वेक्टर है, अगर वेट हमारा वेक्टर है, ठीक है, तो इसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी, एक का मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मेरे वेट की बात करें 20 kg, ये मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कहाँ पे होती है? टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, जो अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। तो इसकी डायरेक्शन वेट की कहाँ होती है? जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। तो ग्रेविटी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगती है, इसलिए अगर ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कहाँ होगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसी तरह आपको एग्जाम्पल्स याद रखनी है, एग्जाम्पल्स में ही क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, जैसे थ्रस्ट, जो थ्रस्ट होता है, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फोर्स। ये भी अपवर्ड फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब किसी चीज पे हम, जब कोई चीज पे को, जैसे दरवाजे को हम खींचते हैं तो दरवाजा टर्न होता है, तो उस पर हम बोलते हैं हम उस पर फोर्स नहीं लगा रहे जब खींच रहे हैं, वो क्या कर रहा है? टर्न हो रहा है। हम उसको, इट मीन्स उस पर क्या लग रही है? टॉर्क लग रही है। ठीक है,
फिर आता है एंगुलर मोमेंटम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये कब आता है, जब बॉडी रोटेट हो रही होती है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही होती है उस दौरान उसके मोमेंटम को बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। लेकिन वही बॉडी जब किसी चीज के अराउंड रोटेट कर रही हो तो उसके मोमेंटम को बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसी तरह जब बॉडी रोटेट कर रही है उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोला जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। जब भी कोई चीज बॉडी सर्कल में घूम रही होती है, सर्कुलर मोशन में होती है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, और जो उसके मोमेंटम को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो भी, उसकी भी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए ये क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर की आपको एग्जांपल्स याद रखनी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जांपल्स देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बोलता है, अब कभी कभी क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसकी मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, बट वो क्या करती है, अगर कोई चीज है जिसका मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर होने के लिए जो तीसरी कंडीशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉलो होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो अगर वेक्टर होना है तो उसके लिए क्या करेगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को, वेक्टर के लॉस को भी फॉलो करना पड़ता है। तो तीसरी कंडीशन का सेटिस्फाई होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी की एग्जाम्पल है एक करंट। तो जो करंट होता है, तो हम बोलते हैं कि जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे हम बोलते हैं करंट कितनी है, हम बोलते हैं 10 एम्पियर करंट है, ठीक है। और करंट की, ये तो आगे करंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन भी होती है, तो हम बोलते हैं कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, हम ऐसे बोलते हैं जो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज, जो उसकी डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, अलोंग द पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा वहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे देखो इसका मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है, लेकिन स्टिल जो करंट है हमारी आई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है। तो ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि कभी कभी कुछ क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, स्टिल वो क्या होती है, वेक्टर नहीं होती, वो स्केलर ही होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ये स्केलर क्यों है, बिकॉज इट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉस, क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती, इसलिए ये क्या है, स्केलर है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखी हुई है कि जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, बट इट इज स्टिल अ स्केलर। तो ये स्टिल एक स्केलर है, क्यों, क्योंकि डिसओबे करती है, लॉज ऑफ वेक्टर्स को डिसओबे करती है, ठीक है। अब ये तो इंट्रोडक्शन थी, हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी, हमने कर ली वेक्टर्स की। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कि जो वेक्टर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। जो पहला वेक्टर आपके सामने लिखा है, ठीक है, वो जो वेक्टर है वो पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर्स। अब बोलता है कि दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर कब होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं बोल रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक वेक्टर ये है, मैं इक्वल वेक्टर्स बता रहा हूँ। सपोज ये एक वेक्टर है ये, ठीक है, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर है यहाँ पे से इसी की डायरेक्शन में, उसका नाम है बी वेक्टर। अब ये जो दो वेक्टर्स हैं ये इक्वल कब कहलाएंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर उनका मैग्नीट्यूड मींस साइज उनका बराबर होगा। तो साइज मींस जो यहाँ से लेके यहाँ से, जो उसके टेल से लेके जो टिप तक का लेंथ है, ये लेंथ, इसकी लेंथ, और अगर इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ अगर बराबर हो तब वो क्या माने जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। एक कंडीशन तो ये है, इसके लिए भी तीन कंडीशन है इक्वल वेक्टर्स के लिए। पहली कंडीशन क्या है, जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए दोनों वेक्टर्स का। दूसरी बात है डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, ये नहीं एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, सेम होनी चाहिए। तीसरा, जो ये वेक्टर है ये जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, दूसरा भी वेक्टर क्या आना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये भी लेंथ। ये नहीं है अगर ये एरिया को कर रहा होगा तो अभी इक्वल वेक्टर नहीं कराएंगे। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तीसरी बात, अगर वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो तभी तीनों कंडीशंस लगेंगी, तभी तुम्हारे जो वेक्टर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, इक्वल। तो इस डायग्राम पे आप देखो, ये जो डायग्राम है इसमें एक वेक्टर ये ऊपर वाला ये है ए वेक्टर, ठीक है, ये है बी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो एल है, तो नीचे भी इसके बराबर ही है, तो लेंथ सेम है। ये इधर जा रहा है, देखो इसकी एरो इधर है तो इसकी एरो भी इधर है, सेम डायरेक्शन, दो चीजें होगी। तीसरी चीज, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, सपोज ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नीचे वाला भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए तीन कंडीशन होनी जरूरी है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों वेक्टर्स का जो साइज है वो बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तीसरी बात, जब वो जिस लाइन, जो लाइन वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लाइन किसकी, सेम फिजिकल क्वांटिटी की होनी चाहिए। अगर ए वेक्टर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी वेक्टर भी लेंथ को ही करना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा
कौन सा, इक्वल वेक्टर्स। साथ में ही हमारा आता है पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, बोलता है दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स दे आर सेड टू बी पैरेलल। वो पैरेलल कब होते हैं, उसके लिए दो कंडीशन है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, पैरेलल वेक्टर्स के लिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि उन दोनों में से कोई एक वेक्टर, सपोज जो बी वेक्टर है, वो क्या होना चाहिए, वो स्केलर मल्टीपल होना चाहिए किसका, पहले वेक्टर का। तो क्या पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। स्केलर मल्टीपल मींस जो बी वेक्टर है वो 2 टाइम्स ए वेक्टर होना चाहिए, प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर, या दो गुना उसके होना चाहिए। ये मल्टीपल है, तो ये क्या है, ट्वाइस ऑफ ए होना चाहिए, या थ्राइस ऑफ ए होना चाहिए, या 4 टाइम्स ए होना चाहिए। ये क्या है, ये मल्टीपल है, मल्टीपल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो बी है ये क्या है, मल्टीपल है किसका, ए का। तो यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। देखना ये वेक्टर से एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इससे बड़ा है, वो भी इधर जा रहा है। तो पहली कंडीशन क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखो ये इधर जा रहा है, ऊपर वाला इधर जा रहा है, तो ये भी तो इधर जा रहा है, दोनों पहली कंडीशन सेम है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो बी वेक्टर है ये जो बी वेक्टर है ये क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। एक्स क्या हो सकता है यहाँ पे, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। स्केलर मल्टीपल होना चाहिए किसका, पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होना चाहिए ए का। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी है वो या तो 2 टाइम्स ए होना चाहिए, या तो वो 3 टाइम्स ए होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, या तो 4 टाइम्स ए होना चाहिए। मीन्स जो बी है वो ए से बड़ा होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। 2 गुना हो, 3 गुना हो, ऐसे। तो याद रखना, कोई वेक्टर्स ऐसे लिखा होगा, कभी कभी फिजिक्स में अगर आपको लिखा मिलेगा कि एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, वो ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर है। अगर ऐसे लिखा हुआ है ए वेक्टर क्या है, 2 गुना है बी वेक्टर के, अगर इसकी डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा तो आप कैसे बनाओगे, सपोज ये ए वेक्टर बना दिया आपने, ठीक है। ए वेक्टर क्या है, 2 गुना है बी वेक्टर के, तो बी वेक्टर यहां पे बनाएगा आप, ठीक है। अब ये पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल है, ये पॉजिटिव 2 है ना, अगर पॉजिटिव है तो इट मींस ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल है, यहां से मुझे पता चल गया। और इसकी जो लेंथ होगी ए वेक्टर की वो इससे 2 गुना बनानी है, तो 2 गुना ऑफ बी वेक्टर। तो अगर ये स्केलर मल्टीपल है, ठीक है, स्केलर पॉजिटिव मल्टीपल है, तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है, ठीक है। इसी तरह अगर कभी लिखा होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी वेक्टर, और आपको बताया जाए, पूछा जाएगा बताओ जी ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो आप बोलोगे हाँ। आप बोलोगे पहले वेक्टर्स क्यों है, क्योंकि पहले वेक्टर्स के लिए 2 कंडीशन होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो एक दोनों में से कोई एक वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल होना चाहिए दूसरे वेक्टर का। तो देखो ए वेक्टर क्या है, ये स्केलर है, और कैसा पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल, तो पॉजिटिव है, स्केलर है, मल्टीपल है किसका, बी वेक्टर का। तो ये होना चाहिए, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा। ऐसा कभी लिखा होगा तो आप बोलोगे वो क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स का उल्टा एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल के लिए एंटी मींस उल्टा, तो पैरेलल में सेम डायरेक्शन होती है। इसमें 2 कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन होगी कि दोनों वेक्टर्स क्या, दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होने चाहिए, उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। 2 वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई एक वेक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो स्केलर मल्टीपल तो होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव स्केलर मल्टीपल, तो नेगेटिव स्केलर मल्टीपल होना चाहिए दूसरे का। तो नेगेटिव स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। तो ये स्केलर है मल्टीपल, तो ए तो है, लेकिन नेगेटिव मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, इस ए वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, सपोज जैसे ए वेक्टर है ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये बी वेक्टर है ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है। तो पहली बात, अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो हम दिमाग में आएगा ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, एंटी पैरेलल के लिए क्या होनी चाहिए, ये दूसरा वेक्टर जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये क्या होना चाहिए, स्केलर, ये नॉन जीरो स्केलर नेगेटिव मल्टीपल होना चाहिए ए का। तो है ना, बी क्या है, माइनस इतना है, इसका मतलब जो बी है वो क्या है, वो है माइनस, यहाँ पे इन दोनों की लेंथ बराबर है, इसका क्या होगा, माइनस ए टाइम्स ए वेक्टर है। तो बी वेक्टर क्या है, माइनस ए के बराबर है, माइनस ए के बराबर। अगर बी ऐसे लिखा होगा, बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, इसका मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव मल्टीपल में क्या है, 1 है, ठीक है। इधर बी वेक्टर और ए वेक्टर की लेंथ तो बराबर है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बी वेक्टर जो ए और जो बी वेक्टर है ए के अपोजिट में, ए अगर इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, बीच में 1 है, तो 1 मीन्स बी इक्वल्स टू ए, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। तो यहाँ देखो लेंथ बराबर है यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। तो इन शॉर्ट, अगर कभी लिखा हो यहाँ पे हमारा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स बी वेक्टर, अगर ऐसे लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझ जाना चाहिए।
यहाँ पे लिखा हुआ ए वेक्टर इज अ स्केलर नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ बी। जब मल्टीपल जो स्केलर मल्टीपल या कोई मल्टीपल ऑफ बी हो, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो, या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। कैसे पता चलेगा? साइन से। अगर साइन नेगेटिव है तो ये एंटी पैरेलल होगा। इट मीन्स कि जो बी वेक्टर अगर यहाँ पे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्या है, 2 गुना है बी वेक्टर के, तो एक 2 बी गुना है और नेगेटिव साइन का मतलब इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, -2 टाइम्स बी वेक्टर के। तो इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स तो बोलता है कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन, जो सेम लाइन पे एक्ट करें, एक्ट अलोंग अ सेम लाइन, कोई चीज सेम लाइन में एक्ट करे। ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, ये एक लाइन है, ठीक है। एक वेक्टर है यहाँ पे जा रहा है ए वेक्टर, और यहाँ से दूसरा वेक्टर आ रहा है, ठीक है, बी वेक्टर। ये भी इस लाइन के अलोंग जा रहा है और ये भी इस लाइन के अलोंग जा रहा है। जब दो वेक्टर्स एक्ट करें अलोंग द सेम लाइन, तो हम बोलेंगे कि जो ए वेक्टर और जो बी वेक्टर हैं ये आपस में क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ये आपस में क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि जब दो वेक्टर्स कोलिनियर तभी कहलाते हैं, दो वेक्टर्स कोलिनियर तभी कहलाते हैं अगर उनके बीच का जो एंगल है थीटा, अगर वो तो क्या हो, या तो 0 हो या तो क्या हो, 180 हो, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, दो वेक्टर्स में एंगल 0 कब होगा, जब ये ऐसे होगा और दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल होगा। ये ए वेक्टर आ गया हमारे पास, ये बी वेक्टर आ गया। इन दोनों में एंगल तो कोई बन नहीं रहा, तो एंगल नहीं बन रहा, एक के ऊपर दूसरा है, तो एंगल कितना, 0। अगर 0 एंगल बने तो कोलिनियर वेक्टर, तो बोलेंगे ए और बी वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है 180, एक एंगल इधर, एक वेक्टर इधर जा रहा है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों टेल्स के बीच में एंगल हमेशा बनता है, तो टेल्स के बीच में जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। अगर 180 एंगल बनेगा तो एक कोलिनियर वेक्टर। तो ए वेक्टर जब ए वेक्टर इधर जा रहे हैं दूसरा इधर जाए, तो दोनों के एंगल बीच कितना होगा, 180, तो हम बोलेंगे वेक्टर्स कोलिनियर है। या जब दोनों एक वेक्टर इधर हो और इसके ऊपर ही दूसरा वेक्टर हो, तो हम बोलेंगे ये वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर। या जब एक वेक्टर यहाँ पे हो और इस लाइन के, ये सपोज लाइन है, इस लाइन पे एक वेक्टर जा रहा है, इसी लाइन पे दूसरा वेक्टर जा रहा है, इसी लाइन पे तीसरा वेक्टर जा रहा है, हम बोलेंगे दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन, तो हम बोलेंगे क्या है, ये कोलिनियर वेक्टर्स है। तो कोलिनियर वेक्टर्स के लिए याद रखना, कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके बीच में एंगल, तो दो वेक्टर्स कोलिनियर का बोलेंगे अगर उनके बीच में एंगल 0 है या 180 है, तो वो होंगे कोलिनियर, ठीक है। अब है जीरो वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है जीरो, जीरो वेक्टर। तो वेक्टर की दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो जीरो वेक्टर होता है, नाम से चल रहा है वेक्टर है, तो दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी। अब नाम से पता चल रहा है जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 0। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका साइज। अगर किसी चीज का साइज ही 0 है, बिल्कुल छोटा सा पिद्दा सा साइज है, तो उसकी डायरेक्शन आपको आपको दिखेगा ही नहीं, वो तो आपकी डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगी। इसलिए जो जीरो वेक्टर होता है उसकी क्या होती है, आर्बिट्री डायरेक्शन होती है, मीन्स रैंडम डायरेक्शन, रैंडम और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जिसका साइज कितना होता है, 0 होता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एनी रैंडम डायरेक्शन हो सकती है, और वो दैट डायरेक्शन इज नॉट नोन टू अस, वो हमें पता नहीं होती। तो जीरो वेक्टर को हम यहाँ से खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो बेसिकली जो यूनिट वेक्टर है वो हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है हमें, डायरेक्शन बताता है। किसी भी वेक्टर की अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है, क्योंकि हर एक वेक्टर की अपनी एक डायरेक्शन होती है, और किसी भी वेक्टर की अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है तो वो हम किसकी हेल्प से बता सकते हैं, यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या कि इसका मेन काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, कोई भी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है मुझे, किसका, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो उसको लिखते कैसे हैं, जब ए वेक्टर का, अब किसी भी जैसे हम ए वेक्टर लिखना है तो क्या हम लिखेंगे, हम ए लिखेंगे अल्फाबेट का, उसके ऊपर ये एरो डाल देंगे तो ये बन जाएगा ए वेक्टर। तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड बोलेंगे ए वेक्टर। अगर इसी वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो मैं ए लिखूंगा और उसके ऊपर यहाँ पे कैप लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, एक ऐसे टोपी टाइप बना दूंगा, ठीक है, छोटा सा ए बना दूंगा इसके ऊपर। जब मैं ए के ऊपर एक हैट बना दूंगा या इसको कैप बना दूंगा, इसको रीड करेंगे ए कैप। क्या रीड करेंगे इसे, ए कैप। और जो ए कैप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को। तो इसको क्या बोलेंगे,
यूनिट वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर? जो अल्फाबेट लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसी तरह अगर मैं कोई बी है, बी के ऊपर कैप लगा दूं तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? कैप 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 को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर, लेकिन किसका? जो अल्फाबेट लिखा है, यूनिट वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऊपर कैप लगा के, अगर अल्फाबेट के ऊपर कैप लगा दोगे वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, फिर यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर ए वेक्टर का तो मैं लिख रहा हूँ यूनिट वेक्टर ऑफ ए लिख रहा हूँ। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या होता है? जो ए वेक्टर होता है वो डिवाइड में कर दो उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? ए वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कोई भी वेक्टर है, अगर ये सिंपल लिखा हुआ है, दो चीजें, अगर ए, ये कहलाएगा ए। ठीक है, अगर इसके ऊपर एरो डाल दी तो ये कहलाएगा ए वेक्टर। क्या कहलाएगा? ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर की दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी, तो मैग्नीट्यूड किसी चीज की तक कब लिखी जाती है? जो उसके ऊपर एरो है वो हटा देंगे, जो ये सिंगल टर्म बचेगी इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो याद रखें जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा कैसे मिलता है? किसी भी अल्फाबेट का, जैसे यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा? जो बी वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड, दैट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ बी। इसी तरह यूनिट वेक्टर ऑफ सी आ जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? सी वेक्टर अपॉन सी। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में, वही क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये तो हमारा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या देता है? इट ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन। अब ये हमेशा क्या देता है? हमें डायरेक्शन देता है किसी गिवन वेक्टर की, डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। अब देखते हैं कैसे। ठीक है, और सपोज ये यूनिट वेक्टर हम लिख रहे हैं ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये ए कैप क्या है? ये है यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? यूनिटी के बराबर होता है। यूनिटी मीन्स 1 के बराबर होता है। तो जितने भी यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे उनका जो वैल्यू होती है, उनका साइज होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? अब यहां से अगर हम यहां से इस फॉर्मूले से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अकेला क्या बच जाएगा? ए वेक्टर। ए वेक्टर किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द ए इंटू ए कैप। ठीक है, तो कोई भी चीज होती है, इस चीज को समझेंगे, कोई भी चीज होती है इसकी दो चीजें होती है, वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसका मैग्नीट्यूड कौन दे रहा है? ये ए इसका क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब दूसरा इसका डायरेक्शन बची, तो डायरेक्शन कौन? ये जो ए कैप है ये हमें क्या देगा? हमेशा डायरेक्शन। तो यहाँ से प्रूव हो गया एक वेक्टर की दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर देता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है, एक बात। दूसरा जो यूनिट वेक्टर होता है खुद में एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? यूनिटी मीन्स 1 के बराबर होता है। ठीक है, तीसरी बात होती है कि जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। तो ये यूनिट वेक्टर की तीन चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब टर्म आती है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो पढ़ लिए, अब आता है हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल, अगर दो चीजें ऑर्थोगोनल हैं इसका मतलब उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कौन? वो यूनिट वेक्टर्स होंगे जिनके बीच में आपस में कितना एंगल होगा? 90-90 का एंगल होगा। वो वेक्टर्स कहलाएंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो कौन कौन होते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप, दे आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कौन होते हैं? आई कैप, जे के ऊपर कैप लगाओ और के ऊपर, छोटे के ऊपर कैप लगाओ। जो आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? देखो, अगर कैप लगी है तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर इनको बोल रहा हूँ ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, इट मींस इन तीनों के बीच में कितना कितना आपसी एंगल कितना है? 90-90 का है। वो कैसे समझते हैं? वो समझते हैं तीन एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 का। ठीक है, और ये जेड एक्सिस होती है, जेड एक्सिस भी क्या होती है? आपस में तीनों क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इन दोनों के बीच में 90 का एंगल, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल होता है, और वाई और जेड के बीच में भी 90 का एंगल होता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना दिया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, इन तीनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप। तो आई कैप क्या होता है? दिस इज यूनिट वेक्टर
अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस। के कैप क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि ये तीनों ही आपस में 90 डिग्री में, एक्स वाई जेड 90 में है, तो ये वेक्टर्स आपस में क्या होने चाहिए, 90 में होने चाहिए, तभी 90 पे होंगी जब तीनों एक्सिस पे लाई करेंगे। तो याद रखना, जो एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर लिया जाता है उसे आई कैप बोलते हैं, जो वाई पे ऊपर की तरफ लिया जाता है उसको जे कैप बोलते हैं, और जो के की तरफ जेड की तरफ ले जाता है उसको बोलते हैं के कैप। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, अगर ये वेक्टर्स हैं तो आई कैप की बात करते हैं, अगर ये वेक्टर है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो जनरल यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ एनीथिंग, एनी वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर ऑफ आई इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ आई, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई, यही होगा। ठीक है, और जो आई वेक्टर है, तो ये आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ये आई कैप के आगे क्या आएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कौन होता है, तो यहाँ पे आपको पता है इस डायरेक्शन में जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई के अलोंग कौन सा होता है, वाई कोऑर्डिनेट, और जेड के अलोंग जेड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे वेक्टर जो आ जाएगा, आई वेक्टर के ऊपर क्या आएगा, एक्स वेक्टर अपॉन एक्स। ठीक है, तो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है वो एक्स वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड ये होता है। यहाँ से इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एक्स वेक्टर आएगा, वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस किसके बराबर हो जाएगा, एक्स आई कैप। तो जो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, जो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होगा वो एक्स आई के बराबर होगा। सिमिलरली अगर जे कैप की बात करेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग जे कैप वो किसके बराबर हो जाएगा, जे वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जे वेक्टर इज द वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, तो वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई वेक्टर अपॉन वाई, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो वाई वेक्टर यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई जे कैप। ठीक है, इसी तरह अब हम z की बात करेंगे। ठीक है, तो z कैप, z यूनिट वेक्टर क्या होगा, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, वो होगा z वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और z के अलोंग वेक्टर जो हमारा है वो आपको पता ही क्या होता है, वो z के अलोंग क्या होता है, z ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा z वेक्टर अपॉन z। ठीक है, इसे z कैप लिखेंगे, तो यहाँ से z वेक्टर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो z इंटू जेड कैप। ठीक है, यहाँ पे ये z वेक्टर है, वेक्टर की दो चीजें होती हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसकी डायरेक्शन होगी। इसी तरह ये y का मैग्नीट्यूड हो गया, ये j कैप क्या हो गया, y की डायरेक्शन होगी। तो आपको याद रखना है जो तीन किस्म के हमारे यूनिट वेक्टर आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं वो कौन होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल मींस जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और अगर हमें जो जो अगर लिखना हो, जो आई कैप है, जो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है अलोंग एक्सिस, वो किसके बराबर होता है, एक्स वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जे कैप क्या होता है, वाई वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जेड वेक्टर क्या होता है, ठीक है, जेड कैप किसके बराबर होता है, वेक्टर अपॉन जेड वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपको याद रखना है, तो ये यहाँ से आप निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर। एट्थ हमारा पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, तो पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका क्या होता है, एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, जिनका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हम बोलते हैं उनका क्या होता है, एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो। उनका अपना अपना क्या होता है, एक फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होता है। ठीक है, या ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका एक अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, मीन्स एक जो वो वेक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक पोलर वेक्टर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पोलर वेक्टर। ये पोलर वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है। जब भी कोई चीज डिस्प्लेस करती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से करती है, बोलते हैं हमने उसने एक्स से डिस्प्लेस किया, x1 तक डिस्प्लेस किया एक बॉडी ने। ठीक है, जब उस पर फोर्स लगाई हमने, उसने x से x1 तक डिस्प्लेस किया, तो ये मीन्स डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट है। तो इसलिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक एग्जाम्पल है इसकी, हमारे पोलर वेक्टर्स की। इसी तरह जो वेलोसिटी है वो भी एग्जाम्पल है किसकी, इसकी एग्जाम्पल है पोलर वेक्टर्स। क्यों, क्योंकि जब हम बोलते हैं उस गाड़ी की वेलोसिटी जब कितनी थी,
तो उसमें जब हमें ऐसी चीज़ बताते हैं, हम उसको बताते हैं कि किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी थी। तो उसकी कोई ना एक इनिशियल पॉइंट है अपना, एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है। मोर एवर जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें बताना पड़ता है किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, हमें बताना पड़ता है। इट मीन्स कि जो वेलोसिटी है इसका अपना क्या है, एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये क्या है, एक किस्म से पोलर वेक्टर है, या इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है फोर्स। जब भी हम कोई सपोज ये फुटबॉल है, तो फुटबॉल पे यहाँ पे किक करते हैं, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाते हैं हम फोर्स। इसलिए हम बोलते हैं कि जो फोर्स है उसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसलिए हम बोलते हैं वो क्या है, पोलर वेक्टर्स है। अब नेक्स्ट बात आती है, जितने भी रोटेशनल वेक्टर्स होते हैं, जितने भी रोटेशनल वेक्टर्स होते हैं उनका अपना क्या होता है, कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो रोटेशनल वेक्टर्स जितने भी हैं, वो वेक्टर्स जब कोई चीज़ घूमती होगी तब आते होंगे, जैसे एक्सियल वेलोसिटी, ठीक है, जैसे एक्सियल मोमेंटम, ठीक है। ये जितने भी एंगुलर चीज़ें हैं जब वो घूमते हुए रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि उनका कोई एक फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट नहीं होता, ठीक है। आपको याद रखना है, इसकी एग्जांपल्स पेपर में आ सकती हैं। पी फॉर पोलर, पी फॉर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो जिन जिन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, एक पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट होता है, उनको हम पोलर बोलेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स एक पॉइंट पे लगती है, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो सब क्या है, पोलर वेक्टर्स है, ठीक है। हम बात करते हैं एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। अब एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, और जिनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अलोंग द एक्सिस होती है। कोई चीज़ है जो रोटेशनल इफेक्ट कौन शो करेगा, रोटेशनल इफेक्ट मीन्स घूमता वाला इफेक्ट। तो घूमता वाला इफेक्ट वही शो करेगा जो कौन सा होगा, जो सर्कुलर मोशन में होगा या रोटेशनल मोशन में होगी। जो चीज़ रोटेट कर रही होगी या जो चीज़ सर्कल में घूम रही होगी, वही क्या करेगी, रोटेशनल इफेक्ट को शो करेगी। जब चीज़ कोई सर्कल में घूमती है, ठीक है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसकी जब घूमती हुई वेलोसिटी होती है उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। उसका घूमता हुआ मोमेंटम जो होता है उसे एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसका मतलब वो वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं वो कौन से वेक्टर्स हो गए, तो यही एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे क्या हो गए, ये रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं। और अगर ये वेक्टर हैं, जो चीज़ें रोटेशनल इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है, वो, ठीक है, और जिनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस है, ऐसे घूम रहे हैं वो, ठीक है। अब वो जो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, अलोंग द एक्सिस होती है। अब अलोंग द एक्सिस है तो उनकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड भी हो सकती है, जैसे ये ऊपर जा रही है, और उनकी डायरेक्शन कहाँ हो सकती है, नीचे भी जा सकती है, ठीक है। अब वो कौन बताता है, ये हमें बताता है राइट हैंड स्क्रू रूल। ये कौन बताता है हमें, राइट हैंड स्क्रू रूल। अब जो राइट हैंड स्क्रू रूल है ये क्या बताता है हमें, ये डायरेक्शन बताता है किसकी, एक्सियल वेक्टर्स की। नाम से पता चल रहा है इनकी जो डायरेक्शन, अगर ये वेक्टर्स हैं, अगर ये वेक्टर्स हैं तो इनकी दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी। और इनकी जो डायरेक्शन है ये कहाँ होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहाँ होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहे होते हैं उसके अलोंग होती है, ठीक है। अब उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के या तो ये क्या होगी, अपवर्ड होगी, उसकी ऊपर की तरफ जा रही होगी, एक्सिस रोटेशन में अपवर्ड होगी, या तो कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी। अभी हमें कौन बताएगा, राइट हैंड रूल बताएगा। कौन बताएगा, राइट हैंड रूल बताएगा। अब राइट हैंड रूल क्या बोलता है, राइट हैंड स्क्रू रूल ये बोलता है स्क्रू, अगर स्क्रू को ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ये ऐसे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है, तो ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू कहाँ नहीं जाता, नीचे। देखो पैर मेरा नीचे जा रहा है, तो स्क्रू कहाँ जाता है हमारा, नीचे। तो जब क्लॉकवाइज होगा तो आपको याद रखना है, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा स्क्रू तो स्क्रू कहाँ जाएगा, डाउन, स्क्रू जाएगा नीचे। अगर स्क्रू घूमेगा ए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, देखना ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएं उसको। जब इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं वो बाहर की तरफ वो निकलती है, ये ऐसे ऊपर की तरफ आती है। जब ऊपर की तरफ आती है, वो ऊपर की तरफ आती है, तो इट मीन्स तब डायरेक्शन कहाँ पे होगी, अपवर्ड्स। यहाँ से पता चल गया पहली बात, एक्सियल वेक्टर्स कौन वेक्टर्स होते हैं, वो वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं वो होते हैं एक्सियल वेक्टर। रोटेशनल इफेक्ट कौन है, जब वो कोई चीज़ रोटेट करती है तो कौन से पैरामीटर आते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी आता है, टॉर्क आता है। टॉर्क कब लगती है, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो हम बोलते हैं उस पर हमने टॉर्क लग रही है, दरवाजा टर्न हो रहा है, रोटेट हो रहा है, हल्का सा रोटेट ऐसे करके खुलता है, तो रोटेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, रोटेशनल वेक्टर होगा, ठीक है। देन एंगुलर मोमेंटम है, वो भी क्या होगा, रोटेशन, ये हमारा क्या होगा, हमारा एक्सियल वेक्टर होगा, क्योंकि ये रोटेशनल इफेक्ट को शो कर रहा है। अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये, देखो ये कैसे है, ये ऐसे है, ऐसे घूम रही है, ये चीज ऐसे घूम रही है, ये
कैसी डायरेक्शन आ गई, घड़ी ऐसे घूमती है, ये ऐसे घूम रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड, तो देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ दी हुई है, ऊपर की तरफ। अब ये है क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज चीज घूमती है ऐसे, किसी चीज को घुमाओ, घड़ी की तरह घुमाओ, किसी स्क्रू को, स्क्रू नीचे की तरफ जाता है, तो एक्सियल वेक्टर कहाँ पे है, नीचे की तरफ। तो यहाँ से क्लियर हो गया। और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे एक्सियल वेक्टर की, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसके अलोंग लग रही है, ठीक है। इधर भी देखो एरो ऊपर है, इसके अलोंग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। तो आपको याद रखना है एक्सियल वेक्टर्स कौन से आते हैं, बड़ी बार पेपर में आया हुआ है, पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सियल वेक्टर्स। तो एक्सियल वेक्टर वही होंगे जो रोटेटिंग इफेक्ट शो करेंगे। रोटेटिंग इफेक्ट कौन शो करता है, एंगुलर मोमेंटम करता है, एंगुलर वेलोसिटी करता है, ठीक है। उसके बाद आपका टॉर्क करता है, ठीक है। तो ये जितने भी चीज जो रोटेट कर रही होती है वो क्या होती है, हमारी एक्सियल वेक्टर से। इनकी डायरेक्शन कौन देता है, राइट हैंड स्टूल रूल देता है, ठीक है। हम बात करते हैं को प्लेनर वेक्टर्स। को मीन्स सेम, को का वर्ड का मतलब ही हमेशा ये होता है, को का मतलब होता है सेम, प्लेनर का मीन्स प्लेन। और एक प्लेन क्या होता है, प्लेन होता है टू डायमेंशन, जैसे एक्स वाई डायमेंशन। एक्स वाई डायमेंशन को क्या बोलते हैं, प्लेन। तो प्लेन क्या होता है, जैसे मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये एक प्लेन है, या जो हमारी कॉपी होती है उसका पेज होता है, प्लेन होता है। तो प्लेन में क्या होती है, दो ही एक्सिस होनी चाहिए, तो दो ही एक्सिस होती हैं। एक देखो मेरे हाथ में क्या है, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और दूसरी क्या है, ये बड़ी ऊपर की डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। तो जो टू डायमेंशनल चीज होती है उसको बोलते हैं प्लेन, ठीक है। एक्स वाई वो कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर मान के चलो अभी सिंपल लैंग्वेज में, तो जो हमारा पेज होता है वो होता है हमारा क्या, टू डायमेंशन होता है। तो उस टू डायमेंशन को, वो पेज को क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। बोलते हैं कि दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे, जब वो को मीन सेम, जब वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। एक बात, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे, जब वो सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, दो फ्री वेक्टर्स और ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर्स हैं हमेशा कोप्लेनर ही होते हैं, दो वेक्टर्स, क्योंकि ये पेज है कॉपी का, ठीक है। एक वेक्टर को मैं यहाँ छोड़ दूंगा, ठीक है, दूसरे वेक्टर को मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है। एक वेक्टर जा रहा होगा यहाँ से इधर, और एक वेक्टर जा रहा होगा इधर। प्लेन तो कॉपी के पेज में ही दोनों लाई कर रहे हैं ना। तो दो जो फ्री वेक्टर्स हैं, जो दो जिसको मैं फ्रीली छोड़ दूँ वेक्टर्स को, वो हमेशा से एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि टू फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। को भी सेम, तो दो वेक्टर्स हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं। लेकिन जो तीन वेक्टर्स हैं या तीन से ज्यादा वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर उनको कोप्लेनर होना है तो उनको सेम प्लेन में लाई करना पड़ेगा। सपोज मैं बोलता हूँ ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, और एक वेक्टर ना यहाँ से बाहर आ गया, तो तीसरी एक्सिस बाहर आ गई, जेड एक्सिस में आ गया। तो अब ये तीन वेक्टर्स को सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे, दो यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तीसरा यहाँ पे लाई कर रहा है। इट मीन्स कि जो कम से कम जो हमारे वेक्टर्स हैं, जो दो वेक्टर्स हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। लेकिन जो तीन वेक्टर्स हैं वो कभी कभी तीसरा वेक्टर बाहर निकल जाता है, वो कोप्लेनर होते भी हैं और कभी कभी नहीं भी होते। इसलिए हम बोलते हैं कि तीन या दो से ज्यादा वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं, जब वो को मींस सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। अब है नेगेटिव वेक्टर, मतलब कोई भी वेक्टर है उसको नेगेटिव वेक्टर कब बोलेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड, जैसे ये बी वेक्टर है, मतलब बी वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। ये ए वेक्टर का क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। तो बोलता है कोई भी वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कब कहलाएगा दूसरे वेक्टर का, जब उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जब जब जो बी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तब वो कहलाएगा उसका नेगेटिव। और एक कंडीशन, दूसरा, जब उसकी जो डायरेक्शन होगी, बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी टू द ए वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको बोला जाएगा नेगेटिव वेक्टर। अगर हम बोल रहे हैं बी वेक्टर इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बी वेक्टर है, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैंने एरो हटा दी तो मैग्नीट्यूड वो ए वेक्टर के बराबर है। एक पॉइंट ये बात होगी। और दूसरी बात होगी, जो बी वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है टू द ए वेक्टर। अगर इस चीज को मुझे लिखना है तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो बी वेक्टर है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ए वेक्टर। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि जो बी वेक्टर और ए वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन, ये साइन क्या इंडिकेट करता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो बी की और ए की डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट, तो ये रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन।
तो हम इसको ऐसे रखते हैं। तो कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कब कहलाता है, जब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर के बराबर हो और उसकी डायरेक्शन उससे अपोजिट हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉन्ग्रुएंट वेक्टर्स। तो बोलता है कॉन्ग्रुएंट वेक्टर्स कौन से होते हैं, बोलता है दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन, अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट करे एक सिंगल पॉइंट पे। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, सपोज एक फोर्स इधर लग रही है, F1 फोर्स है, दूसरी फोर्स इधर लग रही है, ये F2 है, तीसरी फोर्स इधर लग रही है, ये F3 है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन होता है जिस डायरेक्शन में वो लग रही है उसकी उसकी एक्सटेंशन, उसको हमने एक्सटेंड कर देना है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये आएगा। ठीक है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये आएगा। ठीक है, और इसका लाइन ऑफ, सपोज ये यहाँ पे लग रही है F3, इसका लाइन ऑफ एक्शन का आएगा यहाँ पे। तो बोलता है ये तीन फोर्सेस F1, F2, F3 ये तीन वेक्टर्स हैं, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट तब होंगे अगर जो इनका लाइन ऑफ एक्शन, डॉटेड कौन है, डॉटेड में क्या है ना, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। बोलता है थ्री वेक्टर्स या टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया O पॉइंट पे, इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्ट ने कहाँ पे काटा, यहाँ पे O पॉइंट पे, और यहाँ पे भी कहाँ पे काटा, O पॉइंट पे। अगर लाइन ऑफ एक्शन मल्टीपल वेक्टर्स का अगर सिंगल पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, तब उन्हें बोला जाता है क्या, दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर देखो ये फिजिकली क्या हो रहा है, फिजिकली देखा जाए तो ये अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट से, ये वेक्टर बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और ए पॉइंट वेक्टर सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इन तीनों के इनिशियल पॉइंट से, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से वो डिफरेंट है, तो फिजिकली वो जो क्या है, दे स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। तो इट डोंट, ये आप लिखो डोंट फिजिकली स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। तो कभी कभी क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन किसी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और अगर वो फिजिकली किसी सेम पॉइंट से स्टार्ट ना भी हो रहे हो, तब भी दो वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट वेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्ग्रुएंट वेक्टर्स, चार वेक्टर्स को पांच वेक्टर्स कॉन्ग्रुएंट तब बोला जाएगा अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन किसी एक कॉमन पॉइंट पे मीट करता है, या उनका लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट करता है एक सेम पॉइंट को। ठीक है, तब उनको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट, इवन इफ दे डोंट फिजिकली स्टार्ट फ्रॉम द, अगर वो इवन दो कि वो ऐसे लग रहा भी हो कि वो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट ना भी हो रहे हो, फिर भी अगर लाइन ऑफ एक्शन उनका इंटरसेक्ट कर गया तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। तो फिजिकली ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये सी से स्टार्ट कर रहा है, ये हमारा F से स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ से ये हमारा F1 कहाँ से, B से स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब इस केस में इनके जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इस केस में क्या है, इनिशियल पॉइंट्स क्या है इनके, यू कैन से इनिशियली जो फिजिकली वो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट्स क्या है हमारे यहाँ पे, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है एक सिंगल पॉइंट O को, इसलिए ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसी के साथ बच्चे कंफ्यूज होते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को मीन्स सेम, को मीन्स सेम, इनिशियल मीन्स इनिशियल। बोलता है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को इनिशियल कब माने जाते हैं, जब उनका इनिशियल पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या हो, सेम हो, या जब उनका स्टार्टिंग पॉइंट है सेम हो, या उनका या हम बोल सकते हैं दे हैव सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो सेम पॉइंट पे। जैसे इनिशियल पॉइंट मीन्स जैसे ये बात करते हैं, ये एक पॉइंट है O पॉइंट, यहीं से एक वेक्टर निकल रहा है, यहीं से B वेक्टर निकल रहा है, यहीं से C वेक्टर निकल रहा है। अगर फिजिकली उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है या उनका सेम इनिशियल पॉइंट है, तो ये तीनों वेक्टर्स आपस को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं को इनिशियल और कॉन्ग्रुएंट में। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन उनका मीट करता है कॉमन पॉइंट पे, सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है लाइन ऑफ एक्शन। और यहाँ पे क्या है, फिजिकली खुद ये फिजिकली कहा है सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहां पे हमने देखा था फिजिकली वो सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहे थे, तो इनिशियल पॉइंट क्या था उनका, डिफरेंट था। लेकिन इस केस में क्या है, इनिशियल पॉइंट इनका क्या है, सेम है। ठीक है, या ये हम बोल सकते हैं दे हैव सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो जिस पॉइंट पे लग रहे हैं, जैसे ये पॉइंट O है, एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे, तो इनकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है, तो सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, आपस में क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे को इनिशियल। जो को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं उनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, मीन्स फिजिकली वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं,
बट जो कॉन्ग्रुएंट वेक्टर्स होते हैं उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है डिफरेंट वेक्टर्स का, वो इंटरसेक्ट करता है कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो वेक्टर्स 3-4 दिन में वेक्टर्स खत्म हो जाएगा अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम PYQs जितने भी होंगे उसको इस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।